नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। लगता है भारतीय क्रिकेट टीम को चाहे जीतने का चस्का ना लगा हो, लेकिन दर्शकों को तो लगी गया है। जो मैच चल रहा है कटक में, उसमें दर्शक नाराज है कि भारतीय टीम हारती क्यों है। बोतल फेंक डाले हैं और मैच रुका गया है इन सब के बीच। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच मैच जो देख रहे थे छोड़े, दस्तक में आ जाएं, साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मसला इस देश के भीतर पहली बार या कहें अरसे बाद या कहें इन सब के बीच गाय को लेकर सियासी लकीर देश के भीतर जो खींच रही है। उसने कई सवाल देश के राजनेताओं को लेकर, देश की सियासत को लेकर और खास तौर से चुनावी राजनीति को लेकर खड़े कर दिए हैं। मसलन बिहार में पहले से गोवध प्रतिबंध है, फिर भी नेता कहते हैं हम आ गए सत्ता में तो प्रतिबंध लगा देंगे। जिन राज्यों में प्रतिबंध है वहां पर कत्लखाने सरकारी सुविधा से खुल जाते हैं, उसमें टैक्स माफ कर दिया जाता है, जमीन दे दी जाती है। आइए इन हालातों को परखें, क्योंकि यह सवाल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो चला है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर याद कीजिए तो उस वक्त प्रधानमंत्री बनने की राह पर चले प्रधानमंत्री मोदी जो अब हैं, उस वक्त भी जिक्र किया करते थे कि गोवध अब पाबंदी लगनी चाहिए। आइए हम आपको रिपोर्ट दिखलाते हैं क्योंकि क्यों गोवध पर पाबंदी नहीं लग पा रही है और क्यों लगनी चाहिए। और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण लोकसभा चुनाव के दौर में प्रचार के वक्त का है, यानी उस वक्त निशाने पर मनमोहन सरकार थी। तो कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि पीएम बनने के बाद गोवध पर पाबंदी प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं लगाई, जबकि गुजरात में सीएम रहते हुए गुजरात में गोवध पर पाबंदी नरेंद्र मोदी ने ही लगवाई थी। वैसे याद कीजिए लोकसभा चुनाव के वक्त इस पोस्टर को, इसमें भी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प बीजेपी ने ही लिया और बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी भी इस पोस्टर में मौजूद थे। तो सवाल कई है, क्या जो तर्क गुजरात में गोवध पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, उन्हीं तर्कों को समूचे देश में लागू करने को लेकर सरकार सही नहीं मानती है? यानी देश के मद्देनजर वो तर्क गलत, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मांस निर्यात करने वाला देश इस दौर में बन चुका है। यानी कमाई का जरिया है गायों का कत्ल, या फिर रोजगार विदेशी मुद्रा की कमाई है गोवध, या फिर गायों के लिए संरक्षित जमीन पर कब्जा करने वालों पर सरकार हाथ डालना नहीं चाहती। यह तीनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में 3600 लाइसेंसी यांत्रिक कत्लखाने हैं। गैर कानूनी और निजी तौर पर चलने वाले कत्लखानों को जोड़िएगा तो 40,000 से ज्यादा कत्लखाने इस देश में बाकायदा चल रहे हैं। हर दिन करीब 2.5 लाख गायों को काटा जाता है। और तो और जिन राज्यों में पाबंदी लगी है वहां पर भी गोवध होता है। और असर इसी का है कि देश में पशुधन की संख्या लगातार कम हो रही है और कमाई 20,000 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा नहीं पाई। और जो जानकारी गुजरात में पाबंदी लगाने के वक्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, उसे भी आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया। मसलन गौमूत्र से इलाज को बढ़ावा नहीं दिया गया, जबकि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी शोध में यह पाया गया कि इससे कैंसर तक का इलाज हो सकता है। गोबर गैस प्लांट गांव में लगे नहीं, और तो और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये जानकारी दी गई कि गोबर गैस प्लांट अगर देश के 6.5 लाख गांव में लगा दिया जाए तो कम से कम ऊर्जा बेहद सस्ती हो जाएगी। और तो और गोबर से निकली सस्ती मीथेन गैस के प्लांट भी इस देश में नहीं लगाए गए। गोबर खाद की गुणवत्ता को भी बढ़ावा नहीं दिया गया। गाय को लेके 2005 में स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसमें बहुत अच्छे शब्द में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउ डंग इज यूरिन इज मोर वैल्यूएबल देन फेमस डायमंड कोहिनूर। यानी सरकार ने गायों की उपयोगिता को लेकर कोई काम किसी स्तर पर किया ही नहीं। अगर किया जाता तो रासायनिक खाद से लेकर कीटनाशक और पेट्रोल डीजल से राजस्व की कमाई तक पर असर पड़ता। यानी देश में क्या एक लॉबी ऐसी भी है जो गायों की उपयोगिता को सामने आने देना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी कमाई ठप हो जाएगी। और देश का आलम यह है कि कत्लखाने लगाने पर सरकार छूट देती है, मटन निर्यात करने पर इनकम टैक्स में छूट देती है, और मुनाफा गंवाने या गौवध को हाशिए पर रखने के हालात ने इस दौर में गाय को ही सियासत के बीच ला खड़ा किया है, जिसमें लग ऐसा रहा है
कि समाज बढ़ जाएगा। और प्रकृति को प्रताड़ना देने की बजाय हम बायो प्रोडक्ट भेजें। आज पूरा विश्व मुरीद है, भारतीय जो नस्ल की गाय है आज पूरा शोध का विषय है। क्या यह वाकई मुश्किल सवाल है कि गाय की जो उपयोगिता समाज के साथ जोड़कर हो सकती है, उस उपयोगिता का मतलब शायद उस मुनाफाखोरी, धंधाखोरी या फिर जो रासायनिक खाद बनाए जाते हैं उन सारे धंधों पर कहीं रोक लग जाएगी? हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क गुजरात सरकार की तरफ से 2005 में दिए गए थे उसका एक हिस्सा देखिए, क्योंकि वहां जब केस किया गया तो उसमें कुछ तर्क रखे गए। मसलन एक तरफ कहा गया बूढ़ी गाय को काटकर बेचने से आर्थिक लाभ होगा, तर्क दिया गया ऐसा आर्थिक लाभ हानिकारक है, इसके लिए बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट दी गई। मांस के निर्यात से विदेशी मुद्रा मिल जाती है। तर्क सरकार की तरफ से दिया गया कि 1 करोड़ रुपए कमाने के बदले 15 करोड़ की हानि हो जाती है, और सिलसिलेवार तरीके से समझाया गया कि कैसे यह हानि ज्यादा होती है। चारे की कमी, कूड़ा करकट खाकर मरने से अच्छा है कि यूं ही गाय मार डाले। दूसरी तरफ कहा गया कि आप जो मांस, रक्त, हड्डी से 10,000 तक का आय कर सकते हैं, उसमें मीथेन गैस, गोमूत्र से बनने वाली कैंसर की दवा, इससे तकरीबन 10 गुना ज्यादा कमाई हो सकती है। ये एक स्थिति है कि यह भी कहा गया कि पशुओं के लिए जगह नहीं, लोग कहां रह रहे हैं, उन लोग के लिए जगह नहीं तो पशुओं के लिए जगह कहां से लाएंगे। तब इसके लिए बात आई कि संविधान के तहत बाकायदा गोचरान भूमि की जगह निर्धारित की गई है, और इस देश के भीतर यह जानकारी निकल कर आई कि जो गायों के लिए जमीन है उस पर भी कब्जा माफियाओं ने कर रखा है। तो क्या ये पूरी लॉबी है? इसका असर समाज के भीतर क्या पड़ रहा है, यह हम आपको बताएंगे कि गाय किस रूप में कम हो रही है। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है। यह सवाल सियासत से ज्यादा तेज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली से सटे दादरी के इलाके में जहां अखलाक की हत्या कर दी गई, वो मामला निकला कैसे, किस रूप में सोशल मीडिया में छा गया, और सोशल मीडिया के जरिए कैसे ये फैलता चला गया। हमारे पास कोई मंत्र तंत्र है नहीं, इस माध्यम पर कैसे नकेल कसी जाए, असर किस रूप में दुनिया में इसका होता है, जरा यह भी देख लीजिए। मिस्र के तहरीर चौक पर जमा हुई लाखों की भीड़ से लेकर अन्ना आंदोलन की सफलता, या फिर पिछले ही बरस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया का प्रयोग, किसे याद नहीं होगा। और इस कड़ी में अब अखलाक की हत्या को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए अब बहस गोवध और अखलाक के सवाल को लेकर खुले प्रवाह के तौर पर हो रही है। लेकिन शुरुआत सोशल मीडिया से ही हुई। तो क्या सोशल मीडिया का असर मुख्यधारा की मीडिया पर भी भारी हो चला है, क्योंकि एक ऐसा खुला हथियार सोशल मीडिया हो चला है जिसके आश्रय किसी भी मुद्दे को कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये सवाल अखलाक की हत्या के बाद इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि डिजिटल भारत एक ऐसा सच है जो पहली बार इस घटना के बाद डरा भी रहा है। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। तो क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ तकनीक का विस्तार है, या फिर तकनीक के आश्रय भारत जैसे देश में विचारों का ऐसा प्रवाह जो चाहे अनचाहे राजनीतिक धाराओं को भी सीधे प्रभावित करता है और सियासत को वहां तक हवा भी दे देता है जहां चुनावी राजनीति अपने लिए सोशल मीडिया को ही हथियार बना ले, यानी मुख्यधारा का मीडिया खुद ब खुद खारिज होने लगे और लगे यही कि सूचना आ रही है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। हालात समझे तो डिजिटल इंडिया के साथ सामाजिक त्रासदी भी भारत की उभर कर सामने आ जाएगी। यह भी चुनौती पहली बार अखलाक की हत्या के बाद सामने आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह किसी तूफान की गति से चलती है। याद कीजिए असम की हिंसा, मुजफ्फरनगर दंगे और अब अखलाक की हत्या। पन्नों को पलटिएगा तो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 2 किशोर लड़कों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। लेकिन बाद में पता चला वीडियो 2 बरस पुराना, पाकिस्तान का, वह भी पाकिस्तान के सियालकोट का, यानी सच से कोसों दूर। इसी तरीके से असम हिंसा के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ।
लेकिन कहां कहां कैसे कैसे रोकिएगा, यह भी एक नई चुनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलती है और जिस अंदाज में फैलती है उसमें मुख्यधारा की मीडिया उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। और सोशल मीडिया पर अफवाहें कैसे आतंक का रूप लेती है, इसे 4 बरस पहले मेक्सिको ने भी बाखूबी महसूस किया, जब एक स्कूल में बच्चों के अपहरण होने और बंदूकधारी की गोलियां चलाए जाने की खबर ट्विटर से निकली। लोगों में भगदड़ मच गई, कई लोग भगदड़ में ही घायल हो गए। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाहों से निपटने का कोई तंत्र हमारे पास है नहीं, और सोशल मीडिया में वाकई हर कोई खुद को बिना संपादक रिपोर्टर भी समझ सकता है और माने तो संपादक भी। बेरोक टोक बेलौसपन, नियम ना होना, कानून ना होना, पुलिस प्रशासन के दायरे से बाहर, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जुड़ेंगे जरूर। इसीलिए एक जिम्मेदारी पूर्ण मीडिया की जरूरत अक्सर होती है, हमेशा होती है। ये नहीं कहा जा सकता है जिसने सोशल मीडिया का बटन दबाया वो रिपोर्टर हो गया, मुश्किल है ये सवाल। बहरहाल दोबारा लौटिए उन परिस्थितियों में जिसका जिक्र हमने शुरुआत की थी। गोवध पर पाबंदी, पिंक रेवोल्यूशन का जिक्र हो रहा था। गाय कैसे कम होते चले गए इस देश के भीतर, ये एक आंकड़ा है। 1000 व्यक्ति पर 1951 में 430 गाय हुआ करते थे, जो घटते घटते 2001 में 110, सरकारी आंकड़ा 2001 तक का ये 110, लेकिन उसमें ये जिक्र किया गया था औसतन जो घट रहा है हो सकता है 2021 में ये 20 पहुंच जाए। ये एक स्थिति है गायों की लगातार घटने की, हर 10 बरस में किस रूप में प्रति 1000 गाय कम होती चली जा रही है। अब इसके आगे का एक दूसरा सवाल निकलता है, क्या इन सब के बीच ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से इस देश के भीतर की सियासत आगे बढ़ रही है उसमें गाय को भी सियासी हिस्सा बना दिया गया है? यह बात आज निकलकर यूपी से ही आई, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे दादरी और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच कोई तार सीधे तो नहीं जुड़ते, लेकिन यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने इन दोनों के बीच भी तार जोड़ ही दिए। जी, हाथ में उठी यह चिट्ठी है जो यूएन महासचिव को लिखी गई, और आजम खान ने यह कहकर इस चिट्ठी में मिलने का वक्त मांगा है कि भारत में मुसलमानों की दुर्दशा बहुत ही खराब हो चली है। इस चिट्ठी में बाकायदा ये लिखा गया है कि किस तरीके से खौफजदा है भारत का मुसलमान। मैंने इसे यही कहा है कि मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, मुसलमान बहुत खौफजदा हैं, सिर्फ गुमान की बुनियाद पर उन्हें मारा जा रहा है, दहशत के माहौल में वो जी रहे हैं। और अब क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी मजबूत तैयारी है, ऐसे में हमें ये मालूम होना चाहिए उस वक्त हमारी भूमिका क्या होगी और हमारी हैसियत क्या होगी। लेकिन सवाल संयुक्त राष्ट्र से मुसलमानों के मानवाधिकार का होता तो भी ठीक। झटके में आजम खान पलटे और चुनावी सियासत को भी संयुक्त राष्ट्र से जोड़ने में देर नहीं लगी, और बिहार चुनाव से होते हुए संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र की पूरी थ्योरी ही आजम खान ने रख दी। इन हालात में आरएसएस का ये निर्णय, और क्योंकि उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके लिए उन्हें कुछ नतीजा भी चाहिए, और अगली सरकारें राज्यों में बनाने के लिए, बिहार में बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए उन्हें यकीनन कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे दो तहजीबें अलग अलग खड़ी हो सकें। तो सवाल है क्या? बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इस देश में वाकई चुनाव कहीं नहीं हो रहे होते तो क्या इस तरह की सियासत होती? क्या यह माना जाए कि दादरी जैसी घटना अगर कहीं भी हो रही होती, बिहार में चुनाव नहीं हो रहे होते, तो क्या वाकई यह स्थिति आती? सवाल यह भी है कि एक घटना के आश्रय जिस तरह देश के ताने बाने को तोड़ने के लिए सियासी हवा बहने लगी है, उसने कई स्तर पर देश में ही चिंता बढ़ा दी है। मुश्किल यह है, अगर चुनाव ना होते तो इस तरीके से सियासत साधी जाती, और चुनाव का मतलब इस देश में होता क्या है? सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई हो, हर कोई रैली में, मोहल्ले दर मोहल्ले रैली में। कल्पना कीजिए बिहार चुनाव के लिए वक्त 38 दिन, रैलियां कितनी, रिपोर्ट देखिए। 38 दिन और 1070 रैली। जी, ये बिहार है जहां महज 38 दिनों में 1000 से ज्यादा चुनावी रैली होगी। भाई मोदी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। रैली तो कहीं ज्यादा होने वाली है, लेकिन यह तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोदी कैबिनेट के मंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार,
रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी समेत उन दर्जन भर प्रमुख चेहरों के हैं जिन्हें जनता नाम से पहचानती है, चेहरे को जानती है। इतना ही नहीं, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार चुनाव प्रचार के लिए वहीं रुककर भी प्रचार करेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है, उनकी निगाहों में सिर्फ बिहार में चुनाव करना भर नहीं है, बल्कि बिहार को कैसे संभालना है। और वहां पर अगर रात बिताई जाए तो इसका मतलब यह भी है कि वोटर मान लेगा कि इस वक्त मोदी की निगाहों में बिहार बस चुका है। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। क्योंकि गुजरात के सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री की दौड़ में जब वह किसी प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं रुके, यहां तक कि याद कीजिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी नहीं रुके, लेकिन पीएम होकर वह बिहार में 8 अक्टूबर की रात गुजारेंगे, वह भी चुनाव प्रचार के लिए। तो इसके मतलब 3 है। पहला, बिहार चुनाव सियासी साख का सवाल बन चुका है। दूसरा, बीजेपी की स्थिति बिहार चुनाव में अच्छी है नहीं, तो उन्हें चेहरे के तौर पर मोदी ही चाहिए। और तीसरा, सीएम कोई भी हो, बिहार पर मोदी की सीधी निगाहें हैं, इस बात का वो संदेश देना चाहते हैं। यानी बीजेपी सत्ता में आती है और कोई चेहरा सीएम बनता है तो भी प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में सीधे बिहार होगा। यानी बिहार चुनाव रैलियों का आंकड़ा तोड़ देगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियां की, महाराष्ट्र चुनाव में 24 रैली, हरियाणा चुनाव में 10 रैली, झारखंड चुनाव में 10 रैली, लेकिन बिहार चुनाव में संभावना यही जताई जा रही है कि 30 रैलियां करेंगे। यानी मोदी के राज में अभी तक हुए सभी विधानसभा चुनाव से ज्यादा पसीना प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बहाने को तैयार है। किसान ये ताकतवर बने, उनके लिए हम योजनाएं चला रहे हैं। हम बढ़त में तो हैं, लेकिन इस प्रकार की रैलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में वहां कामयाब रहेगी। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी 8 की रात पटना में रुकें, क्योंकि 8 अक्टूबर को 4 रैलियां और 9 अक्टूबर को 3 रैलियां बिहार में उन्हें करनी है। 10 अक्टूबर को प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 12 अक्टूबर को पहले फेज का चुनाव होगा। और बिहार के चुनाव में माना जा रहा है कि पहले फेज में जो भी वोटिंग होगी और जिस तरीके से वोटिंग होगी, वो आने वाले फेज के लिए एक लकीर तो खींच ही देगी। और वजह भी यही है कि दूसरी तरफ राहुल गांधी भी तैयार हो चले। 7 अक्टूबर को वह चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और पहले ही दिन 3 रैलियां। और माना यह जा रहा है कि 24 से ज्यादा यानी 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां राहुल गांधी भी करेंगे। यूं बिहार का अनूठा सच यह भी हो चला है कि मोदी कैबिनेट के 28 मंत्री इस बिहार चुनाव में 250 से ज्यादा रैलियां करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को लगता था कि बिहार के अंदर मांझी, पासवान और कुशवाहा मिलकर उनकी नाव पार लगा देंगे, लेकिन जब बीच मझधार में नाव डगमगाने लगी तो सबको फिर से मोदी की याद आने लगी और अब सब कुछ मोदी भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि मोदी तो आखिर मोदी हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।